आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे हमारा पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 5, स्कूप ऑफ टोटल इनकम। देखो, अगर मैं एक ओवरव्यू दूं, दिस इज ए रिविजनरी क्लास, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर आपको याद हो पीछे का कुछ, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जस्ट लिसन टू मी फॉर कंसंट्रेट करिए 5 मिनट के लिए। हमारे पास कंपनी होती है, हमारे पास फर्म होते हैं, हमारे पास एओपी होती है, हमारे पास इंडिविजुअल होते हैं। इन सारे लोगों का ही इनकम टैक्स होता है इंडिया में इफ़ दे आर रेसिडेंट। आपको समझ में आ रहा है? अगर इंडिविजुअल है, मान लीजिए हम इंडिविजुअल का एग्जांपल लेते हैं, अगर एक इंडिविजुअल है जो कि रेसिडेंट है तो उसकी कंप्लीट इनकम जो है इंडिया में टैक्स हो जाती है, इवन दो अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल का अगर बाहर में अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, उसका कोई घर है जहाँ से उसे रेंटल इनकम आ रही है, स्टिल दैट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। उसी तरीके से इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी हमारे पास ये पर्सन हैं, इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या फर्म हो या एओपी हो, उसके लिए हम ये डिसाइड कर लें कि क्या ये रेसिडेंट है या ये नॉन रेसिडेंट है। या अगर आपको याद हो, आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा तो आपको याद हो कि रेसिडेंट में हमने कैटेगरी पढ़ी थी आर एंड ओ आर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड आर एंड एन ओ आर, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आज के चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है कि एक पर्सन जो है वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, और बेसिस ऑफ दैट उसके बाद से उसकी टैक्सेबिलिटी निकल के आती है कि उसकी कौन सी इनकम। जब ये डिसाइड हो जाता है तब ये लॉ हमें बोलता है कि अब अगर ये पर्सन एनआर बन गया तो इसकी कितनी इनकम हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, रेसिडेंट बन गया, ओआर बन गया तो हम इसकी कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला सेक्शन है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वो आपको सिर्फ इतनी बात बताता है कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। सेम वे वो ये भी बताता है कि अगर कोई एनआर है तो उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, आर एंड एनओआर है तो कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। सो आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज का सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 5, रिविजनरी क्लास है, तो मैं ऑब्वियसली जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं पे टेक्स्ट पे जाऊँगी। सो या लेट्स स्टार्ट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेक्शन 5 हमें ये बोलता है कि अगर कोई आर एंड ओ आर है तो उसकी इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो बाहर अक्रू और अराइज हुई है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मान लो मैं हूँ और मेरा यूएसए में एक घर है, वहाँ से मुझे रेंटल इनकम आ रही है, स्टिल अगर वो इनकम मुझे आ रही है, रिसीव हुई है इंडिया में, तो दैट इनकम इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। और ऑब्वियसली मैं इंडिया में रह रही हूँ, अगर मेरा पूरा जो भी मेरा बिजनेस कंसर्न, मेरी पर्सनल रिलेशन सब कुछ इंडिया में है, तो वो इनकम मुझे इंडिया में ही रिसीव हो रही होगी। तो अगर ये इंडिया में रिसीव होती है, सुनो, अगर मैं आर बन गया ना, सॉरी, अगर मैं ओ आर बन गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया ना, तो इवन दो द इनकम इज़ रिसीव और नॉट रिसीव, वो अगर इनकम आपकी ग्लोबल इनकम रिसीव हुई है, नहीं रिसीव हुई है, अगर आपको सिर्फ अक्रू और अराइज भी हो जाती है तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है इंडिया में। इसको हम लॉ के लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि अगर कोई इनकम रिसीव होती है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम विच अक्रू और अराइज और इज डीम टू अक्रू और अराइज, जो इनकम अक्रू या अराइज हो रही है किसी रेलिवेंट प्रीवियस में, जिस ईयर की भी हम टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं, या फिर डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो इनकम भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इन टू इंडिया, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही थी कि इट डजेंट मैटर कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, उसको मैंने वहीं पे री इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स में लगा दिया या एफडी करा दी, तो वो मुझे इंडिया में रिसीव नहीं हुआ। स्टिल इन दैट केस ऑल्सो, इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव और ब्रॉट इन टू इंडिया, द सेम इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इन नॉर्मल सेंस, इन शॉर्ट कट, या फिर एक लेमन लैंग्वेज में मैं ये बोल दूँ कि कंप्लीट इनकम या फिर ग्लोबल इनकम, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। कोई ऐसी इनकम नहीं है जो कि इंडिया में टैक्सेबल ना हो। इन सिंपल टर्म्स, ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैज़ टू पे टैक्स ऑन द टोटल इनकम अक्रूड और डीम टू अक्रू, रिसीव और डीम टू रिसीव इन और आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब बात करते हैं हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट की। मतलब जो रेसिडेंट तो है बट एनओआर है। मैंने इसमें ये भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि आर एनओआर जो हम डिसाइड करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, दो आपने पढ़ा होगा आईपीसीसी में, बट एक बार उसका रिवीजन जरूरी था तो मैंने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बट वो नॉन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनता है तो उसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1, द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ रेसिडेंट बट नॉट
NOR is the same as the case of resident and ordinary resident stated above, except जितनी मतलब सारी इनकम टैक्सेबल होती है रेसिडेंट R and NOR की, मैं इसको R and NOR ही बोलूँगी अब, except for the fact that the income accrue or arising to him outside India is not deemed to be included in his total income. जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया ना इसके पीछे वाले केस में कि मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मुझे आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है, तो वो इनकम जो है, क्योंकि वो इनकम जो है मेरी डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया हो गई, तो वो इनकम मेरी टैक्सेबल नहीं होगी. मतलब अगर चलो वैसे तो नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, बट मैं आपको नीचे ही समझेंगे इसको. और अगर नॉन रेसिडेंट है तो इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो भी इनकम इंडिया में रिसीव हो गया है, मतलब अगर मैं एक NR हूँ, अगर मैं USA में ही की सिटीजन हूँ, USA में रहती हूँ और मैं एक NR हूँ, और इंडिया में मैं एक नॉन रेसिडेंट हूँ, और जैसे मैंने आपको बताया कि USA में मेरा एक घर है जहाँ से मुझे रेंटल इनकम रिसीव होता है, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. और वो इनकम सपोज करो मैं कुछ पीरियड के लिए इंडिया आई थी, उस पीरियड में वो इनकम मुझे इंडिया में मिल गया, तो वो इनकम मेरी NR वाली जो है टैक्सेबल हो जाएगी. इनकम विच अक्रू और राइज और इज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. या फिर इसके अलावा सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया. अगर मैं एक NR हूँ तो मेरी सिर्फ वो इनकम रिसीव होगी अक्रू या अराइज या डीम टू अक्रू अराइज या फिर रिसीव, वो तब होगी जो मेरी इंडिया की इनकम है. मतलब मैं एक NR हूँ, मैं USA में रहती हूँ और मैं इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं NR बन गई हूँ तो सिर्फ मेरी वो इनकम रिसीव हुई टैक्सेबल होगी. सपोज़ मैंने क्या किया है, मैंने इंडिया में ना मेरे पास जब मैं इंडिया छोड़ के गई थी, या फिर मुझे पेरेंटल जो इनहेरिटेंस में मुझे 10 लाख रुपए की एक FD मिली है, तो इस पे जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है पुराने जिस पे मुझे डिविडेंड मिलता है, तो ये सारी इनकम जो कि मुझे इंडिया में रिसीव हो रही है, या फिर वो इनकम जो मुझे अक्रू या अराइज इंडिया में हो रही है, सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए वही इनकम टैक्सेबल होती है. अब अगर आपको ऊपर से नहीं समझ में आए तो आपको ये टेबल से ज़रूर समझ में आ जाएगा. इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो इनकम रिसीव हो रहा है इंडिया में या डीम टू बी रिसीव हो रही है वो इंडिया में, क्या वो R and OR के लिए टैक्सेबल होगा? हाँ होगा. R बट NOR के लिए टैक्सेबल होगा? हाँ होगा. और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि जो इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपको इनकम इंडिया में रिसीव हो गया वो इनकम आपको टैक्सेबल हो जाएगा NR के केस में, और जो अक्रू अराइज आपको इंडिया में हो गया वो NR के केस में टैक्सेबल हो जाता है. इनकम अक्रू और अराइजिंग और डीम टू अक्रू और अराइजिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो NR, R and NOR और R and OR तीनों में ही टैक्सेबल हो जाता है. अब एक तीसरा हमारे पास है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. Income accruing or arising outside India during the previous year, yes, even if such income is not received or brought into India during the previous year. देखो जब OR की बात होती है तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी केस दिया हुआ हो हर केस में ये टैक्सेबल होगा. yes, but only if, और NR के केस में अगर मैं बोलूँ इनकम अक्रू और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जैसे मान लो मैंने अपने यहाँ पे मैं अपना नाम लिखती हूँ और मैंने अपने केस में एग्जाम्पल लिया कि मैं एक NR थी, मैं USA में रहती हूँ, और हुआ क्या मेरे साथ, मेरे पास डिविडेंड है जो कि मैंने US स्टॉक मार्केट में जो पैसे लगाए हैं वहाँ से मुझे मिल रहे हैं, तो क्या वो अक्रू और राइजिंग आउटसाइड इंडिया है इस प्रीवियस ईयर के लिए? अगर मैं 22-23 प्रीवियस ईयर ले लूँ तो वो अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया है, तो क्या वो नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा? नहीं टैक्सेबल होगा. बट R and OR के केस में तो हर केस में टैक्सेबल हो जाएगा, बट NOR जो है उनके केस में क्या होगा? हो जाएगा ओनली इफ सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नो. अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. ये पढ़ के आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, बट आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ. यहाँ पे इसको ये ना पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ही प्लेन रीडिंग दे रहा है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है. जब आप इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, इनकम अक्रू और राइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपके मन में ये एग्जाम्पल नहीं चल रहा होता है. आप एक इसको जनरल लॉ की तरह पढ़ते हैं, आपको लगता है मेरी कोई भी इनकम मेरी डिविडेंड की इनकम है जो कि मुझे बाहर ही मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया में कैसे टैक्सेबल होगी. अब देखिए मेरी बात को सुनिए, अगर आप चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ,
अगर आप एक आर एंड ओ आर हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आप आर एंड एन ओ आर हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो फिर आपको जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, जो इनकम अक्रू और अराइज हो रही है इंडिया में, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। प्लस इस दोनों के साथ साथ मान लो कि मैं रेसिडेंट बना हूँ बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना हूँ, तो अगर आपको याद होगा कि कुछ हमारे पास डेज का कैलकुलेशन होता था, जो ये डिसाइड करता था कि जैसे कि ये होता था कि अगर आप 182 डेज़ जो है इंडिया में रह गए तो फिर आप रेसिडेंट बन जाते हैं। तो सपोज़ करो अगर मैं रेसिडेंट बन गया हूँ, ये मेरा कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, और अगर मैं रेसिडेंट बन गया हूँ और 182 डेज़ के लिए जब मैं इंडिया में था, तब मेरी एक सिंगापुर में कंपनी है, उस कंपनी का जो भी, जब भी मैं यहाँ पे 182 डेज़ के लिए आता हूँ ना, सपोज़ करो मैं 170 डेज़ रहा, तो चलो 182 डेज़ रहा, तो जो ये मेरी सिंगापुर वाली कंपनी है ना, उसका पूरा मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसका पूरा कंट्रोल, ये सिंगापुर वाली कंपनी का पूरा कंट्रोल, पूरा मैनेजमेंट मैंने यहाँ रखा हुआ है, इंडिया में रखा हुआ है। मैं यहीं से उसे मैनेज करता हूँ। उसके जो भी सैलरी का जो एक्सपेंस है उसको मैंने यहाँ की किसी कंपनी को आउटसोर्स किया हुआ है। तो आर एंड एन ओ आर के केस में ये चीज़ बोला जाता है कि जो इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, बाहर की इनकम है, इंडिया में रिसीव हो रही है, तो वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ जो इनकम आपको अक्रू एंड अराइज हुई है इंडिया में, वो इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। प्लस कोई अगर ऐसा पीजीबीपी का इनकम है जो कि बाहर का, अगर वो इंडिया का पीजीबीपी का इनकम होता तो वो तो ऑब्वियसली टैक्सेबल होता ना। ये जो पीजीबीपी का इनकम आपको मिल रहा है ना, ये कि कोई बाहर में आपकी कंपनी है, आउटसाइड इंडिया आपकी कोई कंपनी है, जिसका कंट्रोल, जिसका मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है आप इंडिया से कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखो, ओनली इफ इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब ये जो बिजनेस का कंट्रोल है, हो सकता है इसके मैनेजमेंट जो है, ये जो बिजनेस आपकी सिंगापुर वाली कंपनी है या फिर दुबई में आपकी एक कंपनी है, तो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, या फिर जो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि पेरोल जो है वो आउटसोर्स किया गया है किसी और कंपनी को, तो इस टाइप की जो मेजर चीज़ें हैं, वो एक तरीके से बिजनेस को कंट्रोल करने का सारा काम अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, तो ये इनकम आप, अगर आप एनओआर हैं तो आपकी इनकम ये यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है एनआर की बात बोलते हैं। एनआर की बात बोलता है कि जो इनकम आपको बाहर की इनकम अगर कोई इंडिया में रिसीव होती है तो वो आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। प्लस अगर कोई इनकम आपकी अक्रू एंड अराइज इन इंडिया है तो वो भी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। बट जो मैंने आपको ये बोला ना कि पीजीबीपी वाली जो कोई इनकम है जो कि आउटसाइड इंडिया, अगर आपको कोई पीजीबीपी इनकम अक्रू एंड अराइज होती है जिसका कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में है, या फिर कोई प्रोफेशन है जो कि सेटअप इंडिया में है, तो वो इनकम एनआर के केस में टैक्सेबल नहीं होगी। यहाँ पे नो लिखा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है कि इंसिडेंस ऑफ जो टैक्स है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का। और आपको 3 रेसिडेंशियल स्टेटस देखने को मिलता है। एक होता है आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर, एंड तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। The residential status of an SSC must be ascertained with reference to each previous year. A person who is resident and ordinarily resident in one year may become non-resident or resident but not ordinarily resident in another year or vice versa. कहा क्या जा रहा है, सपोज करो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, या फिर चलो मिस्टर ए का एग्जांपल हम हमेशा लेते हैं। मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए जो है अगर किसी एक ईयर में 22-23 का मैं आपको बोल रही थी कि इस ईयर को हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर, अगर ये 22-23 में जो है आर एंड ओ आर बन गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये 23-24 में भी आर एंड ओ आर की तरह टैक्सेबल हो सकता है कि 23-24 में ये नॉन रेसिडेंट बन जाए। तो ये जो कैलकुलेशन है कि किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर साल कैलकुलेट होना चाहिए, ना कि कोई एक पर्टिकुलर ईयर। द प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएससी आर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब हम ये देखने वाले हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है एसएससी का अंडर सेक्शन 6(1). अच्छा ओके, आपको मैंने ऊपर वाले केस में सिर्फ इतना बताया कि रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आर एंड ओ आर, एक होता है आर एंड एन ओ आर, और एक होता है नॉन रेसिडेंट।
इसके बाद मैंने आपको सिर्फ इतना बताया सेक्शन 5 में कि अगर आप एक रेसिडेंट बन जाते हैं या फिर अगर आप एक एनआर बन जाते हैं तो फिर आपकी कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। सिर्फ आपको ये 2 पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट आपको जो ये सेक्शन 6 जो है, ये सेक्शन 6 जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको ये बताएगा कि हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कौन सा पर्सन रेसिडेंट बन रहा है, कौन सा पर्सन नॉन रेसिडेंट बन रहा है और कौन सा पर्सन आर एंड एनओआर बन रहा है। सबसे पहला पॉइंट है जो एक जनरल लॉ, ये जो पहला पॉइंट है ना जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये एक जनरल लॉ की बात करता है। यह आपको बोलता है कि अगर एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट, यह अभी सिर्फ रेसिडेंट आपको डिटरमाइन करेगा, ओआर और एनओआर की बात नहीं करेगा। पहले आप रेसिडेंट बनेंगे, फिर आपकी कैटेगराइजेशन होगी कि आप ओआर बने हैं या एनओआर बने हैं। तो सबसे पहले आपको रेसिडेंट बनने के लिए आपको ये देखना होगा, हैज़ बिन इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर ए टोटल ऑफ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। कि अगर आप इंडिया में, अगर सपोज करो मैं 22-23 का एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर मिस्टर ए इंडिया में 182 डेज या इससे ज़्यादा रहे हैं तो मिस्टर ए जो है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके अलावा अगर लेस देन 182 डेज रहे हैं, सपोज करो एटलीस्ट 60 डेज, 60 या उससे ज़्यादा दिन रहे हैं और पीछे के 4 साल देखे जाएंगे, पीछे के 4 साल मतलब अगर 22-23 की बात करूं तो 21-22, 20-21, 19-20 और 18-19, इन 4 सालों को देखा जाएगा। इन 4 सालों को मिलाकर के देखा जाएगा कि क्या मिस्टर ए इन 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं, 365 डेज और मोर। और इन दोनों में से अगर कोई भी एक कैटेगरी फुलफिल हो जाती है तो आप क्या बन जाते हैं, आप रेसिडेंट बन जाते हैं। अभी ओआर एनओआर की बात नहीं आई है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, मेरा पहला पॉइंट खत्म हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले हम ये बनाएंगे कि रेसिडेंट आप हैं या नहीं है। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए एक प्लेन लॉ है जो आपको ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये फुलफिल नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, क्या आप किसी पर्टिकुलर ईयर में 60 डेज या उससे ज़्यादा थे, अगर आप थे तो आप पीछे के 4 साल को लीजिए और उन 4 सालों में 4 ईयर, उन 4 सालों में आप देखिए कि क्या आप 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं उन पीछे 4 सालों में। इफ़ यस देन यू बिकम रेसिडेंट। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। अब ये आपको एक जनरल लॉ था। अब इसके बाद आता है एक्सेप्शन टू द अबव केस। ऊपर वाले केस के कुछ एक्सेप्शन है। इंडियन सिटीजन, सिटीजन का मतलब क्या होगा, हु बाय बर्थ, जिसने कि जन्म लिया है इंडिया में, वो देखो पर्सन, अच्छा आपको आगे देखने को मिलेगा 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे आपने कल्पना चावला का नाम सुना था या फिर बहुत सारे लोगों के आप नाम सुनते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है ही इज़ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो वो पर्सन खुद ही या फिर उसके पेरेंट या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट जो है बॉर्न हुए हैं कहाँ पे, इंडिया में, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन जाता है। और सिटीजन क्या होता है, जब आपने, आपके मम्मी पापा या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आपने खुद, मान लो अगर इस केस में मैं मिस्टर ए का एग्जांपल लेती हूँ, मिस्टर ए तो ही हिमसेल्फ वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएसए, बट उनके जो पेरेंट्स थे वो बिलोंग करते हैं इंडिया को, तो इस केस में मिस्टर ए बिकम मिस्टर ए बिकम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट मिस्टर ए सिटीजन तभी बनेंगे जब उनका खुद का बाय बर्थ जो है वो इंडिया में हुआ हो। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आप एक क्रू के मेंबर के लिए आई मीन यू आर एम्प्लॉयड एज ए मेंबर ऑफ द क्रू, और उसके लिए अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हैं, तो जो ये आपकी दूसरी कंडीशन थी ना कि आप 60 दिन इंडिया में रहें और लास्ट के 4 साल देखेंगे, ये नहीं देखे जाएंगे। इस केस में सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगा कि क्या आप पिछले साल में 182 डेज से ज़्यादा फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, क्या आप 182 डेज या मोर इंडिया में रहे हैं। अगर आप रहे हैं तो फिर आप रेसिडेंट बन जाते हैं। एक्सेप्शन आपको समझ में आ रहा है। जो हमारा 2 जनरल लॉ हमने पढ़ा था, ये जनरल लॉ में सेकंड कंडीशन को खत्म कर दिया गया, सिर्फ एक कंडीशन रखा गया। दूसरा पॉइंट है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। तो अगर कोई सिटीजन है या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि बाहर रहता था बट विजिट करने आया है इंडिया में, हो सकता है अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने आया। अच्छा, एक अभी रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ।
हु इज़ अ क्रिकेटर ऑफ साउथ अफ्रीका। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जो कि समथिंग वाज लाइक उनकी दादी माँ कुछ ऐसा पूजा कुछ तो नज़र उतार रही थी वाली वो वीडियो। तो रचिन रविंद्र जो है ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, बट मिस्टर रचिन रविंद्र इज़ नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे आप सिटीजन हो, चाहे आप पर्सन हो इंडियन ओरिजिन के, हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया, जो आप इंडिया में विजिट करने आते हैं ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। However, such person having total income other than income from foreign sources, अच्छा ओके, इस पार्ट को छोड़ते हैं, अभी इतना पढ़ते हैं कि अगर आप कोई इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन और लगाती हूँ, प्लस आपकी जो इनकम है ना, इनकम आउटसाइड इंडिया जो है, सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इनकम जो है इंडिया वाली इनकम, और इंडिया वाली इनकम का भी मतलब मैं समझाऊंगी, अभी के लिए समझते हैं सिर्फ धीरे धीरे करके। इंडिया वाली इनकम जो है अगर लेस देन 15 लाख है, ठीक है, अगर आप एक सिटीजन हैं या फिर अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं और अगर आपकी इनकम लेस देन 15 लाख है, तो फिर आपके ऊपर जो है ये सेकेंड वाला कंडीशन था ये अप्लाई नहीं होगा, ये वाला कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। फिर आपके लिए यही देखा जाएगा कि क्या आप इंडिया में 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहे हैं। तो अगर आप 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहें तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। अब चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मैं उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करती हूँ। हमने एग्जाम्पल लिया था रचिन रविंद्र का। ही वॉज इन इंडिया फॉर लेस देन, चलो एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो 182 डेज से ज़्यादा थे, बिकॉज ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और मैंने ये भी मान लिया कि 182 डेज़ या उससे ज़्यादा वो इंडिया में रहे हैं, तो फिर और अगर उनकी इनकम लेस देन 15 लाख है, वैसे तो नहीं है, बट हमने ये भी मान लिया कि अगर उनकी इनकम लेस देन 15 लाख है तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे रेसिडेंट। अभी हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, सिर्फ रेसिडेंट। अब मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को छोड़िए, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा धीरे धीरे इसको खोलती हूँ। तो पहले मैंने आपको कहा कि अगर आप सिटीजन हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और अगर आपकी इनकम लेस देन 15 लाख है, इंडिया वाली इनकम। अब इस इंडिया वाली इनकम को समझते हैं ज़रा। मेरी ये इंडिया वाली इनकम कहने का अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो मेरी ये इंडिया वाली इनकम कहने का मतलब हो गया कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली जितनी इनकम है वो अगर लेस देन 15 लाख है, मतलब कि कोई ऐसी इनकम जो कि आपको इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर कोई ऐसी इनकम जो कि अक्रूअराइज हुई है इंडिया में, या फिर कोई ऐसा पीजीबीपी का इनकम जिसका कि कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो इंडिया से है, या फिर कोई प्रोफेशन जो कि आपने इंडिया में सेटअप किया है, अगर ये इनकम जो है लेस देन 15 लाख है तो फिर आपके ऊपर 182 डेज़ का क्लॉज लगेगा। बट मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है अगर 15 लाख से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा। जैसे कि अब हम आते हैं रियल रचिन रविंद्र पे, क्योंकि रचिन रविंद्र मान लेते हैं हम कि वो 182 डेज से ज़्यादा तो रहे हैं, तो वो रेसिडेंट तो बन रहे हैं, बट उनकी जो इनकम है ना, चलो मान लिया कि रचिन रविंद्र जो है वो नहीं रहे, 182 डेज से ज़्यादा तो नहीं रहे, बट उनकी जो इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। तो अब उनके लिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। उसके लिए बोला गया है कि अगर एक्सीड करता है ना आपका 15 लाख, तो आप ये चीज़ देखना, द पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट टू 182 डेज और मोर। पहला कंडीशन देख लेना कि क्या वो इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहता है, 182 डेज और मोर रहा है। अगर रहा है देन गुड, आप बन गए रेसिडेंट। या फिर यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई जाती है, इसको कंफ्यूज मत होना 365 डेज वाले से, नहीं, ओके बाद में आपको कंपेयर करा दूंगी। एक और कंडीशन ये लगाई जाती है कि अगर ये फुलफिल नहीं हो पाता है तो आप ये चेक करना कि क्या पिछले 4 सालों में वो 365 दिन से ज़्यादा रहे हैं। मतलब अगर 22-23 की मैं बात करती हूँ तो 22-23 के लिए पीछे जाइए 4 साल, 21, 22, 21, 20, 19, इन 4 सालों में क्या 365 डेज से ज़्यादा रहे हैं, प्लस उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 22-23 में क्या वो 120 दिन रहे हैं, 120 डेज और मोर, क्या वो रहे हैं 120 डेज और मोर। अगर यस ये कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं इंडिया के। और जब आप जनरल लॉ पढ़ रहे थे ना, मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ कहाँ है। जब आप जनरल लॉ पढ़ रहे थे ना, तो इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर आपको 60 डेज का टाइम लिमिट था और प्लस 365 डेज। तो 365 डेज तो हमारा एज इट इज है, बट ये 60 डेज हटा करके 120 डेज का टाइम लिमिट लगा दिया
लगा दिया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। ये मेरा जो प्रोविज़न है एक तरीके से डिटर्मिनेशन का, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया है, बट मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स पर लेकर के चलती हूँ। काफ़ी टाइम लग रहा है हमारा इसमें, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ाना क्या चाहती हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है देन टाइम अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने जनरल लॉ पढ़ा। जनरल लॉ में ये लिखा था कि अगर आप 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहते हैं इंडिया में तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं। अभी हम सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, हम OR एंड NOR की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन था कि अगर ये फुलफिल नहीं हो पाता है तो आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज़ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, पर्टिकुलर नहीं, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज़ रहे हों, और पीछे के 4 सालों में अगर या आप 365 डेज़ और मोर रहे तो भी आप रेसिडेंट बन जाते हैं। बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन नंबर 1 था कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं जो कि जाते हैं आउटसाइड इंडिया एज ए क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, अगर आप आउटसाइड इंडिया एज ए क्रू ऑफ एन इंडियन शिप जाते हैं तो फिर आपके लिए दूसरा कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। आपके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होगा कि अगर आप इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज या ज़्यादा रहे हैं तो ही आप रेसिडेंट बनेंगे। सेकंड कंडीशन था हमारा कि अगर आप एक सिटीजन हैं, जिसका मतलब मैंने आपको समझाया, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, जो कि आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए, और अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे कम है तो फिर आपके ऊपर ये देखा जाएगा, तो फिर आपके ऊपर सिर्फ 182 डेज़ का कंडीशन अप्लाई होता है। थर्ड कंडीशन मैंने बताया कि सेम जैसे सेकंड है वैसे ही थर्ड है, बट यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कर दिया गया है कि अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख हो जाती है तो क्या होगा। अगर मोर देन 15 लाख हो जाती है तो आपको रेसिडेंट बनने के लिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें पहली कंडीशन थी कि क्या आप 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहे हैं इंडिया में। अगर हाँ तो आप बन जाते हैं रेसिडेंट, अगर नहीं तो आपको एक और कंडीशन देखना होगा कि क्या आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 120 डेज़ या उससे ज़्यादा रहे हैं। अगर हाँ तो आप उसके बाद देखेंगे लास्ट 4 ईयर, 4 ईयर, और उस 4 ईयर में अगर आप 365 डेज़ या उससे ज़्यादा रहे हैं तो फिर आप बन जाते हैं रेसिडेंट। अगला पॉइंट है हमारा, अब मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है और अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। सच इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो भी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया वो रेसिडेंट तो बनेंगे, बट हमने ये डिस्कस करना था ना कि रेसिडेंट तो बन गए बट OR बने या NOR बने। द आंसर इज वो बनेंगे NOR, जो कि आपको प्रोवाइड करता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6। This means that the person will be not be liable to pay tax on India income accrue or arise on them outside India। या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो जो मैंने रेसिडेंट R एंड NOR के लिए जो टैक्सेबिलिटी डिस्कस की थी कि कौन कौन से इनकम उनके इंडिया में टैक्सेबल होते हैं, वही इनकम जो है इन सारे केसेस में जो मैंने आपको 3 एक्सेप्शन डिस्कस किया, तो इन 3 एक्सेप्शन में वो इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे। नोट 1 है आपका, अ पर्सन इज सेड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। आपको बता दिया है मैंने। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट शैल नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रही थी ना, तो जो लॉ का लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो लॉ का लैंग्वेज जो है वो ये लिखा हुआ है, एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज लिखा हुआ है, और इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब देखो आपको यही लिखा हुआ है कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज में ये तीनों चीज़ इंक्लूड नहीं होंगे। और ये तीनों चीज़ पता है आपको कौन सी तीनों चीज़ हैं? इनकम विच आर डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9 ऑब्वियसली। इनकम डिराइव्ड अब्रोड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। इनकम डिराइव्ड अब्रोड फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये दोनों मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन 9 का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो कि अक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो रहा है, अक्रू और अराइज इन इंडिया हो रहा है, या फिर रिसीव और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, ठीक है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ी बहुत मैं आपको क्यों सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे इतना इम्फेसिस डाल रही हूँ। रीज़न बीइंग आपके सिलेबस में अब MCQ है, और MCQ है तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा हुआ है, क्योंकि आपको आ सकता है कि सेक्शन 6(1)A में हम सिर्फ सिटीजन को लेते हैं, सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दोनों को लेते हैं, या फिर ईदर सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर बोथ। 3 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको इस चीज़ पे इम्फेसिस दे रही हूँ कि आप यहाँ पे समझे कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A ये बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं हु इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि आप बॉर्न हुए हैं अगर आप इंडिया में, और अगर आपकी हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम ए फॉरेन सोर्सेज, मतलब कि अगर आपकी ये सारी इनकम जो है
आप एक रेसिडेंट है और आपको इन तीनों में से कोई भी एक इनकम या इन तीनों की कोई भी इनकम अराइज होती है, आपके पास आती है। और होता क्या है, आप इंडिया में नहीं आए, आप रेसिडेंट नहीं बने। अगर आप रेसिडेंट बन गए तो फिर आपके ऊपर ROR NOR का केस लग जाएगा ना। बट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1A थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये बोलता है अगर आप एक सिटीजन हैं, मतलब आप बॉर्न हुए थे इंडिया में, फिर आप चले गए कहीं पे, आप USA चले गए, आप जाके वहाँ पे बस गए, आप लास्ट 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर आप इंडिया आए ही नहीं हैं, बट आप सिटीजन हैं इंडिया के। अच्छा चलो USA एग्जाम्पल नहीं लेते हैं क्योंकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो, समझ में थोड़ा सा हो सकता है ना आए, वैसे तो समझ में आ जाएगा। मैं लेती हूँ एक एग्जाम्पल दुबई का, कि आप एक सिटीजन हैं इंडिया के, बट आप दुबई चले गए बहुत पहले, और दुबई में ही आप लगभग पिछले 30-40 सालों से दुबई में ही हैं, आप इंडिया आते ही नहीं हैं। मतलब कि आप रेसिडेंट नहीं बने, आपके ऊपर वो क्लॉज ही नहीं लगा कि आप रेसिडेंट हैं, OR है या NOR है। अगर आपके ऊपर वो क्लॉज लगता है तो आप ऊपर ही कवर हो जाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि सिटीजन है, जिसका जन्म यहाँ पे हुआ है, बट फिर आप दुबई चले गए और आप इंडिया में नहीं आए, और आपके ऊपर इन तीनों में से कोई इनकम अराइज होती है। अंडरस्टूड? आपने हो सकता है कोई बिजनेस यहाँ से हो, या फिर कोई प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया हो, या फिर अक्रू, और आप इंडिया में तो नहीं आए बट हो सकता है ना आपका कोई प्रोफेशन है जो कि आपने सेटअप किया है इंडिया में, या फिर आपका कोई बिजनेस है जो कि कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, या फिर हो सकता है आपने कोई FD ही कराई हो, आपका कोई घर हो, आपको इनहेरिटेंस में कोई घर मिला हो, जिस घर से आपको इनकम राइज हो रही है कुछ इंडिया से। तो इन तीनों में से कोई केसेस हो सकते हैं, तो आपके पास या तो तीनों केस है या तीनों में से कोई एक केस हो, आपके ऊपर इनकम राइज होती है। तो आप दुबई के सिटीजन हैं, तो यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह तो लगता नहीं है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता ड्यू टू टैक्स treaty एंड ऑल। DTAA में भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा, और दुबई का अपना भी कोई टैक्स नहीं है, तो आपके ऊपर कहीं से कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो आपकी इस वाली इनकम को, पूरी इनकम को नहीं, आपकी इस वाली इनकम को हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। थोड़ा सा दिस इज़ नॉट टेक्निकल, बट आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर वाले में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। एन इंडिविजुअल बीइंग एन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जिसके टोटल इनकम में अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज हो, और उसका अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज का मतलब हो गया कि इनमें से कोई एक इनकम हो, एंड विच इज, इधर वाला मत पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड विच इज़ नॉट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एक्सीडिंग ₹15 लाख। ओके, ये सब वही है, इसको आप छोड़ो, आप बस ये ध्यान रखो कि आपके ऊपर जो है इन तीनों में से कोई एक इनकम आती है, और आपकी ये इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। अगर इससे कम है तो कोई बात नहीं, आपकी इनकम वैसे भी कम है, तो गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करेगी आपको टैक्स करने के लिए। तो अगर आपका ये एक्सीड करता है इनकम 15 लाख से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वुड बी डीम्ड टू बी ए रेसिडेंट इन इंडिया। तो हम आपको पता है क्या करेंगे, आपको रेसिडेंट बनाएंगे, और रेसिडेंट में भी हम OR बनाएंगे या NOR, हम आपको बनाएंगे NOR, और आपकी ये वाली इनकम को टैक्स कर देंगे। मतलब आपकी जो इनकम बाहर अराइज हुई है, आपकी जो इनकम दुबई में अराइज होगी, चाहे वो सैलरी हो, PGBP हो, या फिर अदरवाइज जितनी भी, अगर आपको बाहर से कहीं से भी इनकम मिल रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, आप दुबई में हैं बट आप सिटीजन हैं इंडिया के, और आपके ऊपर इनमें से कोई अगर इनकम है तो हम आपको बनाएंगे R and NOR और आपको टैक्स कर देंगे। Section 6(1)(a) applies to individual who is citizen of India, not person of Indian origin. I hope you understood this point. 6(1)(a) deems an individual who is citizen of India to be resident in India in a previous year, even if he has not stayed in India for a single day. Therefore, 6(1)(a) overrides Section 6, subsection 1. I hope you understood this. मैंने आपको समझा दिया ये. Section 6(1)(a) applies to his citizen where he is not liable to tax in the country or territory in which he is resident, because that country or territory is tax haven. Such citizen is of India who is deemed to be resident as per Section 6 subsection 1(a) shall be deemed to be resident but not ordinarily resident. अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सेक्शन है Section 6 subsection 6, ये बात क्या करता है? अभी तक मैंने आपको बताया, पहले जो है हमने ये पढ़ा कि कितने कैटेगरी हो सकती है, हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस कितने हो सकते हैं, तो हमने देखा कि 3 हो सकते हैं। उसके बाद हम आए 3 देखा हमने कि 3 हो सकते हैं। मैं आपको पता है बार बार रिपीट क्यों करवाते रहती हूँ, सो दैट ये कंसेप्ट जो है ना, ये इंटरलिंक्ड है, नॉट कम्प्लीटली इंटरलिंक्ड, बट अगर आप
आपके माइंड में एक स्टोरी की तरह चीज़ें चलती रहेंगी ना, तो आपको याद रहेंगी। दिस इज़ माय वे ऑफ लर्निंग कि अगर आपको पीछे की चीज़ें अगर मैं खींच के लेकर के आऊँ और आपको और एडिशन करूँ, बार बार एक बोलते हैं ना, बार बार रिपीट करने से, बार बार रिवाइज करने से आपको बेनिफिट होता है, आपके माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि पहले हमने पढ़ा कि 3 तरीके से हो सकती है जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होता है, और इन तीनों के लिए कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी, हमने ये भी देख लिया। उसके बाद जो है हमने ये देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, कैसे एक पर्सन जो है रेसिडेंट बनेगा। रेसिडेंट बनने के लिए हमने 2 कंडीशन देखे, उसके बाद से हमने उसके 3 एक्सेप्शन देखे। ये 3 एक्सेप्शन देखने के बाद से हमने देखा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, जहाँ पे कोई पर्सन जो कि मैं बोलूँ एक तरीके से कि टैक्स हेवन्स में रहता है और उसकी इनकम कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं हो, और अगर वो इंडिया में एक दिन के लिए भी नहीं आया तो भी हम उसकी इनकम को टैक्सेबल कर देंगे। किस सिचुएशन में टैक्सेबल करेंगे? जब उनके पास वो 3 इनकम आ रही हो। कौन सी? कोई इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया है, कोई इनकम रिसीव और डीम टू रिसीव इन इंडिया है, कोई इनकम या फिर कोई इनकम, कोई एक ऐसा बिजनेस जो कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, या फिर प्रोफेशन जो कि सेटअप है इंडिया में। तो इन इनकम को, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें तो कोई अगर इनकम, ये देखो, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9। अगर सेक्शन 9 आपको याद हो, नहीं याद है तो जाके पीछे की क्लास देखिए। अगर सेक्शन 9 के अंदर जो है कोई इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया बनती है, या बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, तो फिर वो आपकी इनकम जो है टैक्सेबल हो जाएगी 6(1)(a) में। 6 जो है, सबसेक्शन 6 जो है वो आपको ये बताता है कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। मैंने आपको बोला था ना, आपको रेसिडेंट बनने का तरीका तो आ गया, बट फिर हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़ा, जिस एक्सेप्शन में हमने ये देखा कि जो भी रेसिडेंट बन रहे थे वो R एंड NOR बन रहे थे। अब हम जनरल लॉ को पढ़ेंगे कि जब आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपके ऊपर कैसे डिटरमाइन होता है कि आप OR हैं या NOR हैं। R एंड NOR डिसाइड करने के लिए जो आपको सबसे पहला कंडीशन है वो आपको, इफ़ सच इंडिविजुअल हैज़ बिन नॉन रेसिडेंट, अच्छा चलो यहाँ से पढ़ते हैं। ओनली इंडिविजुअल एंड HUF कैन बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये जो R NOR की बात मैं कर रही हूँ, ये सिर्फ इंडिविजुअल या HUF ही हो सकते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के ना कंपनी, फर्म, EOP, BOI, इन लोगों की भी टैक्सेबिलिटी, इन लोगों के भी रेसिडेंशियल स्कोप को देखना है। तो यहाँ पे इसलिए यही बताया जा रहा है कि जो आप OR NOR के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल या HUF ही हो सकते हैं। ऑल अदर क्लासेस जो हैं, या तो वो रेसिडेंट होंगे या फिर नॉन रेसिडेंट होंगे, उनमें OR NOR का कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है। नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ए पर्सन वो होता है, वो सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन, मतलब कि NOR बनने के लिए आप इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते तो आप NOR बन जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप OR बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। पहला पॉइंट है, सच इंडिविजुअल हैज़ बिन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल को निकालेंगे और 10 साल में से निकाल के देखेंगे कि क्या इनमें से किसी 9 साल के लिए वो पर्सन जो है वो नॉन रेसिडेंट था। अगर वो नॉन रेसिडेंट था तो वो R एंड NOR बन गया। रेसिडेंट तो वो बना होगा किसी कैटेगरी में, ऊपर वाले किसी कैटेगरी में, बट मान लो 182 डेज़ वो इंडिया में रह गया तो वो रेसिडेंट बन गया। बट रेसिडेंट बनने के बाद से हम पीछे 9 साल की हिस्ट्री निकाल के देख, 10 साल की, अगर वो किसी भी 9 साल में NR रहा हो तो फिर वो NOR बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ सच इंडिविजुअल हैज़ ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बिन इन इंडिया फॉर द पीरियड 729 डेज और लेस। मतलब अगर 22-23 के लिए बोलूँ तो 22-23 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके पीछे जाएंगे 7 साल, और इन 7 सालों में हम देखेंगे कि क्या वो 729 डेज या इससे कम दिन रहा है इंडिया में, तो फिर वो NOR बन जाता है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, that is income which accrue or arise outside India other than derived from a business control in India or profession set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India। देखो अगर आप इस लॉ की लैंग्वेज को पढ़ोगे ना तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। जहाँ पे भी ये आए आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि वो इनकम जो कि बाहर में अराइज हो रहा हो, वो इनकम जो कि इंडिया में अक्रू अराइज हो रहा हो वो मेरा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, जो मुझे इंडिया में रिसीव हो गया वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर वो इनकम जो मुझे PGBP का वो इनकम जो कि बाहर विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, मतलब
बिजनेस प्रोफेशन जो है, कंपनी जो है बाहर है, बट उस कंपनी का जो कंट्रोल है अगर वो इंडिया में है तो फिर वो इनकम भी मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर प्रोफेशन अगर कोई मैंने इंडिया में सेटअप किया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। दिस लैंग्वेज कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग, आई एम सेइंग यू, इसलिए इस लैंग्वेज को तोड़ने की कोशिश मत करना। मैंने ऑलरेडी तोड़ के इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और यहाँ पे ये बात बोलते कि इफ़ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन सिटीजन, या फिर अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जो जब आप आते हो इंडिया में विजिट करने इन एनी प्रीवियस ईयर, और आपकी जो इनकम है वो लेस देन 15 लाख है, जो इंडिया की आपकी जो इनकम है, जो मैंने 3 इनकम बताएं, वो लेस देन 15 लाख है, which is not deemed to accrue or arise in exceeding rupees 15 lakh है during the previous year, who has been in India for 120 days or more but less than 182 days during the previous year। देखो, लेस देन 15 लाख वालों के लिए ये बात नहीं है, लेस देन 15 लाख वालों के लिए बात नहीं है। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपकी इनकम मोर देन 15 लाख है, ठीक, और अगर आप सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, और अगर आप इंडिया में रहे हो कितने दिन, 120 डेज, 120 डेज से ज़्यादा रहे हो बट 182 डेज से कम रहे हो, तो फिर आप RNOR बन जाते हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन भी हो सकते हो, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हो, बट आपकी जो इनकम है, जो 3 स्पेसिफिक इनकम मैंने बताई, वो इनकम जो है आपकी इंडिया में लेस देन 15 लाख है, तो आपको NOR बनने के लिए आप 120 डेज से ज़्यादा रहे हो बट 182 डेज से कम रहे हो। क्योंकि ध्यान दो ना, अगर आप 120 डेज से ज़्यादा रहते हो तभी तो आप रेसिडेंट बनते हो। अगर आपको याद हो तो ऊपर वाले सेक्शन में एक बार फिर से पढ़िएगा कि इस केस में मोर देन 15 लाख वाले में आपको रेसिडेंट बनने के लिए मोर देन 120 डेज़ का कंडीशन था। तो जब आप 120 डेज से ज़्यादा रहे हो बट लेस देन 182 डेज रहे हो तो आप NOR बनते हो। इफ़ सच इंडिविजुअल इज एन इंडियन citizen who is deemed to be resident in India under section 61A, it may be noted that deemed resident will always be resident but not ordinarily resident। जो मैंने आपको ऊपर वाले केस बताया ना, जहाँ पे हम डीम कर रहे थे पर्सन को कि आप रेसिडेंट हो, तो जो भी पर्सन को हम डीम करते हैं ना कि आप रेसिडेंट हो, तो वो OR नहीं बनते हैं, हम उनको हमेशा NOR बनाते हैं। इसलिए ऊपर के सारे कंडीशन में, चाहे 61A हो या फिर ऊपर के जो एक्सेप्शन वाले केस थे, 61 के जो एक्सेप्शन थे, उन सारे केसेस में आप क्या बन रहे थे, RNOR बन रहे थे, क्योंकि हम वहाँ पे पर्सन को डीम कर रहे थे। सोचो ना, अगर आपको हम OR बनाते तो आपकी पूरी की पूरी इनकम टैक्स कर देंगे इंडिया में, जबकि एक्चुअली में इन केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो पर्सनल रिलेशन या फिर जो भी मेजोरिटी में पर्सनल रिलेशन या फिर जो बिज़नेस कंसर्न होते हैं वो आउटसाइड इंडिया होते हैं, तो इसलिए OR नहीं बनाते हैं, NOR बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक नोटिफिकेशन है आपका सी फेयर से रिलेटेड, कि अगर कोई सी फेयर है, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेसिडेंट, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो और अगर आप एक सी फेयर हो, नॉन रेसिडेंट सी फेयर फॉर सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया ऑन फॉरेन शिप is being subject to tax in India for the reason that the salary has been received by the seafarer into NRE bank account maintained in India by the seafarer। आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आप आउटसाइड इंडिया में वो भी कर रहे हैं, आप जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, आपने जो सर्विस रेंडर की है वो भी आउटसाइड इंडिया में की है, किसी फॉरेन के शिप पे की है, पर जो आपको सिर्फ इनकम रिसीव हुई ना, वो एक NRE अकाउंट में रिसीव हुई जो कि इंडिया में था। बस इस कंडीशन की वजह से हम आपको टैक्स नहीं करेंगे। आप जो है CBDT examined the matter and noted that section 52A of the Income Tax Act provide that only such income of a non-resident shall be taxable subject to tax in India that is either receive or is deemed to be received in India। तो इस केस में सिंस आप ऑलरेडी नॉन रेसिडेंट हो, तो यहाँ पे वो व्यू क्या ले रहे थे कि इनकम हैज़ बिन रिसीव इन इंडिया इसलिए टैक्सेबल इन इंडिया, बट क्लैरिफिकेशन इसके लिए लेकर के आई CBDT, जहाँ पे ये बोला कि अगर आप एक NR हो, आप एक फॉरेन शिप पे काम कर रहे हो, आपने सर्विसेज भी इंडिया में दी हैं, बट सिर्फ आपका एक अकाउंट खुला है NRE अकाउंट मेंटेन इन इंडिया, तो फिर आपको इसके लिए हम टैक्स नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF के लिए बोलते हैं कि HUF जो है रेसिडेंट होगा इंडिया में जब कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है इट्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, या तो कंप्लीट या फिर पार्टली अगर इंडिया में है तो नॉन रेसिडेंट वो तब होगा, होली आउटसाइड इंडिया अगर है तो ही वो नॉन रेसिडेंट बनेगा, अदरवाइज अगर पार्टली आउटसाइड इंडिया है ना तो फिर तो वो रेसिडेंट बन गया ना। अगर वो
कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तभी वो नॉन रेसिडेंट बनेगा एक HUF। अब मैंने आपको बताया कि जो R के बाद जो डिटर्मिनेशन होता है OR एंड NOR का, ये सिर्फ 2 लोगों का होता है, किसका, इंडिविजुअल का और HUF का। तो HUF के लिए वो R बनेगा कि NR बनेगा ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब मान लो कि HUF जो है रेसिडेंट बन गया, तो OR NOR कैसे डिस्कस करेंगे। OR NOR के लिए कहा है लॉ ने कि उसके लिए हम कर्ता का स्टेटस देखेंगे। अगर कर्ता OR था तो HUF भी OR बनेगा, अगर कर्ता NOR था तो HUF भी NOR बनेगा। कर्ता ऑफ रेसिडेंट HUF शुड बी रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 previous year आउट ऑफ 10 previous year इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और एडिशनल कंडीशन भी ये दी गई है कि 10 सालों में 2 साल तो है वो, कोई भी 2 साल मतलब आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 10 ईयर 2 साल, कंसेक्यूटिव की बात नहीं है, 2 साल ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप रेसिडेंट होने चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी 730 days और मोर। और इसके अलावा पिछले 7 साल में हम ये देखेंगे कि क्या कर्ता जो है 730 days और उससे ज़्यादा जो है इंडिया में रहा है तो ही आप OR बनते हो। आगे बढ़ते हैं हम, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अ कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट इज़ एन इंडियन कंपनी। अगर वो एक इंडियन कंपनी है तो वो ऑब्वियसली रेसिडेंट बनेगी। या फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया इन दैट ईयर इज़ इन इंडिया, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के लिए जो हम एग्जांपल ले रहे हैं 22-23 का, इस ईयर में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है, अगर आप एक इंडियन कंपनी नहीं हो तो फिर हम देखेंगे कि क्या आपका पोएम इंडिया में है। अगर आपका पोएम इंडिया में है तो भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस जो है आपका रेसिडेंट बन जाता है, क्योंकि कंपनी में सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकता है ना, या तो आप R बन सकते हो या फिर NR बन सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़, अगर आप एक इंडियन कंपनी हो आप R हो, या फिर अगर आप एक फॉरेन कंपनी हो बट अगर आपका पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है तो भी आप R बन जाते हो। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए ना थोड़ी लंबी सी गाइडलाइन है जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आज नहीं बताऊँ आपको। एक सर्कुलर है 6/2017, पूरा सर्कुलर मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, नॉट पूरा बट जो रेलिवेंट पोर्शन थे उसको कॉपी किया हुआ है। अब मैं कहना क्या चाहती हूँ कि इसको कम्प्लीटली मैं आपको दूसरी क्लास में डिस्क्राइब करूँगी, बट अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने इंडिविजुअल देख लिया, HUF देख लिया, कंपनी देख लिया, हमने AOP BOI नहीं देखा है। तो आइए मैं आपको AOP BOI का भी बता देती हूँ। ये जो आपको नीचे पूरा दिख रहा है ना, ये सारा वो सर्कुलर का ही डिस्कशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सिर्फ क्या बन सकती हैं, ये R बन सकती है या NR बन सकती हैं। जैसे कंपनी के लिए था कि R बन सकते हैं या NR बन सकते हैं, वैसे ही इनके लिए भी है। R बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंट ये तब होंगी जब कंट्रोल या मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया। अगर थोड़ा सा भी या पूरा का पूरा है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर पार्टली भी इंडिया में है ना तो आप रेसिडेंट बन गए, और अगर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो आप NR बन गए। आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हमने क्या देखा, मैं एक बार समराइज़ करती हूँ। सबसे पहले हमने देखा सेक्शन 5, जहाँ पे हमने ये देखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस किस टाइप के होते हैं, जिसमें हमें 3 स्टेटस देखे। उसके बाद से हमने ये देखा कि ये तीनों स्टेटस में कौन कौन से इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होंगे। ये देखने के बाद से हम मैं ऐसे कर लेती हूँ, कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक बार बुक से ही देख लेती हूँ। ओह, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे आ गए हम। ठीक है, तो हमने ये देखा, फिर हमने ये देखा कि कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। उसके बाद से हमने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, जहाँ पे हमने ये देखा कि 2 पॉइंट होते हैं, या तो 182 डेज़ का कंडीशन लगता है, या फिर हम देखते हैं कि आप उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन इंडिया में रहे हो, या फिर एंड उसके साथ साथ पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर अगर आप इंडिया में रहे तो फिर आप रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद से हमने इसके 3 एक्सेप्शन देखे। तीनों एक्सेप्शन में हमें सिर्फ एक चीज़ देखी कि जो दूसरा कंडीशन था 365 डेज़ का वो नहीं है, 182 डेज़ का कंडीशन ही अप्लाई होता है। दूसरे वाले कंडीशन में हमने 2 पार्ट देखा। पहला पार्ट था कि लेस देन 15 लाख और दूसरा पार्ट था मोर देन 15 लाख। मोर देन 15 लाख का जो था उसके लिए 2 कंडीशन थी अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो। पहला ये कि अगर आप 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहते हैं तो आप रेसिडेंट बन जाते हैं।
दूसरा कंडीशन ये था कि आप उस पर्टिकुलर ईयर में, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज रहते हैं और आप पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर रहते हैं तो भी आप रेसिडेंट बन जाते हैं। उसके बाद हमने देखा 6 सबसेक्शन 1A, एक ऐसा पर्सन जो कि एक भी दिन इंडिया नहीं आया बट जिसकी ग्लोबल इनकम जो है कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं है ड्यू टू द रीज़न कि वो एक टैक्स हेवन में रहता है। और इस वजह से हमने कहा कि अगर आप सिटीजन हो इंडिया के, नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर आप सिटीजन हो इंडिया के तो हम आपके लिए एक काम करेंगे। जो इनकम मैंने आपको जो 3 स्पेसिफिक इनकम बताई, अब मैं इसे ऐसे ही बोलूँगी 3 स्पेसिफिक इनकम, ये तो बड़ा ही गंदा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस पर मत जाना। जो मैंने आपको 3 स्पेसिफिक इनकम बताई, अगर उनमें से कोई इनकम आपको अराइज होती है तो वो इनकम हम आपकी इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, आपकी बाहर की इनकम हम टैक्सेबल करने के मूड में नहीं है। फिर हमने देखा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, जहाँ पे हमने ये देखा कि एक पर्सन जब रेसिडेंट बन जाता है तो उसकी OR और NOR की कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है। ये था सिर्फ आपको एक इंडिविजुअल के लिए ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF के पास ही ये राइट है कि वो OR या NOR में कैटेगराइज हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन हमने देखा ये था सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, जहाँ पे हमने ये देखा, जहाँ पे हमने कुछ कंडीशन देखे कि R एंड OR एंड NOR बनने के लिए क्या है। तो ये जो कंडीशन थे ये आपको बोलते हैं कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन इज वन हु सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। आप NOR बन जाते हैं अगर आप इन 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप इन चारों में से कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, OR बन जाते हैं। फिर हमने एक सर्कुलर देखा, इस सर्कुलर में हमने ये देखा कि अगर आप एक सी फेयर हैं, आपने एक फॉरेन शिप को अपनी सर्विसेज दी हैं आउटसाइड इंडिया, बट सिर्फ आपका एक NRI अकाउंट मेंटेन है इंडिया में, तो इसके लिए हम आपके इनकम को टैक्सेबल नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि HUF के लिए कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगी, उसके लिए हमने कहा कि उसके कंट्रोल और मैनेजमेंट को देखेंगे। अगर ये सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया होली और पार्टली तो ये रेसिडेंट है, और अगर इंडिया में थोड़ा सा भी और अगर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो ये मेरा NR बन जाता है। फिर हमने इसके एडिशनल कंडीशन देखे और एडिशनल माय कर्सर, अच्छा ये एडिशनल कंडीशन देखने के बाद हमने देखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे डिटरमाइन होती है। कंपनी को डिटरमाइन करने के लिए भी हमने 2 चीज़ देखा, या तो कंपनी इंडियन कंपनी हो तो वो रेसिडेंट R बनती है हमारी, रेसिडेंट बनती है हमारी, या फिर उसका पोएम इंडिया में हो जाए। पोएम के लिए मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा सर्कुलर है जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे। अब कंपनी का देखने के बाद से हमारे पास बस थोड़ा सा पार्ट बचा था कि फर्म AOP BOI या अथॉरिटीज़ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका डिटर्मिनेशन कैसे होगा R या NOR के लिए, R या NR के लिए। उसके लिए हमने देखा कि अगर कंप्लीटली या पार्टली इंडिया में है तो आप R बनते हैं, और अगर आपका कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो आप क्या बनते हैं, NR बनते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। मैं आपको मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट क्लास में विद दिस क्लैरिफिकेशन। जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रही थी उसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड यस, बाय बाय।